प्यारे बच्चों, आज केंचुए के जनन तंत्र के अंतर्गत तीसरा भाग इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले के दो भागों में आपने केंचुए के नर जननांगों और मादा जननांगों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि केंचुए में किस प्रकार से शुक्राणु केंचुए के भीतर गमन करते हैं, किस प्रकार से अंडाशय से केंचुए में अंडे बाहर निकलते हैं और किस प्रकार से मैथुन क्रिया होती है, कोकून का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से निषेचन होता है और किस प्रकार से केंचुए में भ्रूण का परिवर्धन होता है। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि केंचुए में जो वृषण से शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, किस प्रकार से शरीर से बाहर निकलते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, केंचुए में 10वें और 11वें खंड में दो जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ये आपको पता है। 10वें खंड में देखिए ये दो वृषण हैं और 11वें खंड में देखिए ये दो वृषण हैं। ठीक है, इन वृषण से जो शुक्राणु बनते हैं वो पहले इस वृषण कोश में गिर जाते हैं। 10वें खंड में ये दो वृषण हैं, इनसे जो भी शुक्राणु बनेंगे वो 10वें खंड के वृषण कोश में गिरेंगे और 11वें खंड के वृषण से जो शुक्राणु बनेंगे वो 11वें खंड के वृषण कोश में गिर जाएंगे। 10वें खंड के वृषण कोश में जो भी शुक्राणु इकट्ठे होंगे वो इस नली से 11वें खंड के शुक्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो शुक्राणु इकट्ठे हुए 10वें खंड के, वो ये नली और ये नली, इन दोनों नलियों से 11वें खंड के जो ये शुक्राशय हैं इनमें इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 11वें खंड के जो ये वृषण हैं इनसे जो शुक्राणु बने वो 11वें खंड के इस वृषण कोश में गिरे और इन वृषण कोशों से ये और ये जो नलियां हैं इनके द्वारा ये कहाँ चले गए, 12वें खंड के शुक्राशय में चले गए। तो आप ये बात समझ लीजिएगा सबसे पहले कि पहले क्या होता है, इन वृषणों से जो शुक्राणु बनते हैं वो वृषण कोश से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, शुक्राशयों में चले जाते हैं। इस वृषण से चले गए, इस वृषण से जो बने वो इस वृषण कोश से होते हुए इस शुक्राशय में आ गए। ठीक है, और 11वें खंड के ये जो वृषण हैं इनसे जो शुक्राणु बने वो 12वें खंड के शुक्राशय में क्या हुए, चले गए। ऐसे इस शुक्राणु, इस वृषण से जो शुक्राणु बने वो भी कहाँ चले गए, 12वें खंड के शुक्राशय में चले गए। और इन शुक्राशयों में ये जो शुक्राणु हैं ये परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। जब मैथुन क्रिया होती है, केंचुआ मैथुन क्रिया में प्रतिभाग करता है, तो क्या होता है, तो ये जो आपके शुक्राणु हैं ये आपके शुक्राशयों से वापस अपने वृषण कोशों में जाते हैं और शुक्र मुखिका से होते हुए 18वें खंड में मौजूद नर जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, जब मैथुन क्रिया होगी तो यहां से शुक्राणु फिर से निकलेंगे, ये बाहर निकलेंगे, अपने वृषण कोश में गए और अब कहां चले गए, इस शुक्राणु मुखिका में चले गए। ऐसे यहाँ पे जो इकट्ठे थे, इस शुक्राशय में जो इकट्ठे थे ये वापस जाएंगे अपने कोश में और इस शुक्र मुखिका के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ पे इकट्ठे थे शुक्राणु आपके, वो इस नली से वापस कहाँ गए, 11वें खंड के वृषण कोश में गए और यहाँ से वृषण कोश की जो मुखिका है इसके अंदर चले गए। ऐसे ही यहाँ पे जो शुक्राणु इकट्ठे थे वो वापस 11वें खंड के वृषण कोश में गए और यहाँ से इस शुक्राणु मुखिका के अंदर चले गए। ठीक हो गया। और आप जानते हैं कि ये शुक्राणु मुखिका किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है शुक्र वाहिनी है, ये शुक्र वाहिनी से जुड़ी है। ये शुक्र वाहिनी एक यहाँ से आई, एक शुक्र वाहिनी यहाँ से आई और जो ये शुक्र वाहिनियाँ हैं ये शुक्र मुखिकाओं से निकलती है। देखिए, इस शुक्र मुखिका से निकली एक शुक्र वाहिनी, इस शुक्र मुखिका से निकली एक शुक्र वाहिनी, इस शुक्र मुखिका से निकली एक शुक्र वाहिनी और इस शुक्र मुखिका से निकली एक शुक्र वाहिनी। इस प्रकार से ये चारों जो शुक्र वाहिनियां हैं ये शुक्र मुखिका से जो शुक्राणु अंदर गए उनको लेकर के ये शुक्र वाहिनी कहाँ आती है, 18वें खंड में जाती है और 18वें खंड में मौजूद नर जनन छिद्रों के द्वारा ये प्रोस्टेट नली के साथ जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेल में जो केंचुए के जो मेल ऑर्गन्स हैं वो किस प्रकार से शुक्राणुओं का संवहन करते हैं। अब देखिए, इसी से मादा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि केंचुए में अंडे कहाँ बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं। अंडाशय से बनने के बाद ये तो अंडाशय से बनने के बाद ये अंडे कहाँ चले जाते हैं, इस अंडवाहिनी मुखिका में चले जाते हैं और अंडवाहिनी मुखिका क्या करती है, इन अंडों को अंदर की ओर धकेलती है, कहाँ पे, अंडवाहिनी में। और दोनों अंडवाहिनियां 14वें खंड में कहाँ जुड़ जाती है, मादा जनन छिद्र से जुड़ जाती है और ये अंडवाहिनी जो है 14वें खंड में मादा जनन छिद्र द्वारा इन अंडों को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो ये कॉमन प्रोसीजर है कि किस प्रकार से नर और मादा में
शुक्राणु और अंडे शरीर से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं जनन रिप्रोडक्शन की, कि केंचुए में किस प्रकार से जनन की आगे की क्रिया संपन्न होती है। तो हम 3 चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। पहला मैथुन क्रिया, नंबर 2 कोकून का निर्माण और नंबर 3 निषेचन और भ्रूण परिवर्धन। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मैथुन क्रिया। अब हम बात करते हैं केंचुए के मैथुन क्रिया की, जिसे हम कॉपुलेशन कहते हैं। देखिए मैथुन क्रिया किसे कहते हैं। सामान्यतः मैथुन क्रिया का मतलब यह है कि जब कोई नर के शुक्राणु किसी मादा के शरीर में प्रवेश करें तो उस प्रोसेस को, उस स्वाभाविक क्रिया को हम कहते हैं, उस प्राकृतिक घटना को हम कहते हैं मैथुन क्रिया। अब केंचुए के साथ दिक्कत यह है कि केंचुआ एक द्विलिंगी जंतु है और हर केंचुए के पास अंडाशय भी है और वृषण भी है, अर्थात उसमें अंडे भी बनते हैं और शुक्राणु भी बनते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, स्वनिषेचन। भाई अपने शुक्राणु हैं, अपना अंडा है तो स्वनिषेचन। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रत्येक केंचुए के जो अंडे हैं वो किसी दूसरे केंचुए के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं और इस घटना को हम कहते हैं परनिषेचन। और परनिषेचन के लिए केंचुए में 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो ये कि शुक्राणु जो होता है वो अंडे से पहले परिपक्व होता है। किसी भी केंचुए का जो शुक्राणु है वो अंडे से पहले परिपक्व होता है और इस घटना को हम कहते हैं पुपूर्वता। और दूसरी बात यह है कि नर और मादा जनन छिद्रों का शरीर में दूर दूर होना और अलग अलग खंडों में होना। आप जानते हैं कि केंचुए में जो नर जनन छिद्र है वो 18वें खंड में पाए जाते हैं और जो मादा जनन छिद्र है वो 14वें खंड में पाया जाता है। तो ये 2 कारण हैं। अब हम बात करते हैं मैथुन क्रिया की। देखिए मैथुन क्रिया का जो टाइमिंग है केंचुए में वो वर्षा ऋतु है। लगभग अगस्त सितंबर के माह में केंचुए में मैथुन क्रिया होती है और इस दौरान 2 केंचुए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं। इस प्रकार से चिपकते हैं कि एक दूसरे का जो अधर तल है वो विपरीत दिशा में हो। आप देखिए इस केंचुए का अधर तल ये है, इस केंचुए का अधर तल ये है, तो दोनों अधर तल एक दूसरे के क्या है, अधर तल से चिपके हैं। एक दूसरे के अधर तल जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसका अधर तल और इसका अधर तल एक दूसरे की क्या है, विपरीत है ना, अपोजिट में है ना। तो इस प्रकार से चिपके हैं। साथ ही साथ एक और ध्यान दीजिएगा कि इस केंचुए का मुख यहाँ तो इस केंचुए का मुख यहाँ। अर्थात अगर एक केंचुए का जहां पे मुख है तो वहां दूसरे केंचुए का क्या होगा, गुदा होगी, और दूसरे केंचुए की जहां गुदा होगी वहां पहले केंचुए का क्या है, मुख है। तीसरी बात अगर आप ध्यान दें तो एक के जो नर जनन छिद्र हैं वो दूसरे के शुक्रग्राहिका छिद्रों पर पड़ते हैं। आप देखिए आपको मैंने अभी समझाया कि केंचुए में जो नर जनन छिद्र है वो 18वें खंड में पाए जाते हैं। देखिए ये नर जनन छिद्र है और ये कौन सा खंड है, 18वां। किस केंचुए का, इस केंचुए का। ये जो नीचे वाला केंचुआ है इसका नर जनन छिद्र क्या है, आप देखिए ये है, ठीक है ना। और ये खंड कौन सा है, 18वां। शुक्रग्राहिका छिद्र कहाँ पाए जाते हैं, 6ठे 7वें 8वें 9वें खंड में। अगर मैं इस केंचुए की बात करूं तो ये 6 खंड है, ये 7 खंड है, ये 8 खंड है और ये 9 खंड है। और आप देखिए इन खंडों में आपको एक छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक खंड में कितने जोड़े छिद्र होंगे, एक एक जोड़े छिद्र प्रत्येक खंड में होंगे। और इसी प्रकार से ये नीचे वाले केंचुए की अगर हम बात करें तो इसमें 6ठा खंड ये है, 7वां ये है, 8वां ये है और 9वां ये है। और आप देखिए इनमें भी आपको शुक्रग्राहिका छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला केंचुआ है इसका नर जनन छिद्र नीचे वाले केंचुए के शुक्रग्राहिका छिद्रों पे पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि केंचुए में नर जनन छिद्र कितने होंगे, 18वें खंड में 2 होंगे। दोनों जो नर जनन छिद्र हैं वो इस प्रकार से हैं कि वो 6, 7, 8, 9 में जो इस केंचुए नीचे वाले केंचुए के जो शुक्रग्राहिका छिद्र हैं उन दोनों छिद्रों पर ऊपर वाले केंचुए के दोनों नर जनन छिद्र पड़ेंगे। और यहां देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर वाले केंचुए की जो शुक्रग्राहिकाएं हैं, जो शुक्रग्राहिका छिद्र हैं उन पर नीचे वाले केंचुए के नर जनन छिद्र आमने सामने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक केंचुए का नर जनन छिद्र दूसरे की शुक्रग्राहिका छिद्रों को संपर्क में लेता है। अब क्या होता है, जो नर जनन छिद्र है उसके चारों ओर की त्वचा, जैसे मान लीजिए ये जनन छिद्र है, इसके चारों ओर की त्वचा जो है इस प्रकार से ऊंचा उभार लेकर के एक नुकीली संरचना बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेपिला कहते हैं। ये शंकु के आकार का पेपिला बनता है। और केंचुआ क्या करता है, मैथुन क्रिया के दौरान इस प्रकार से व्यवस्था करता है कि ऊपर वाले केंचुए के जो नर जनन छिद्र हैं दोनों, वो नीचे वाले केंचुए के 6ठे खंड में मौजूद दोनों शुक्रग्राहिका छिद्रों में क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं।
और इसी प्रकार से नीचे वाले केंचुए का जो नर जनन छिद्र है, वो दो जो नर जनन छिद्र 18वें खंड में हैं, वो ऊपर वाले केंचुए के शुक्रग्राहिका छिद्रों में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब नर जनन छिद्रों से प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव और शुक्राणु दोनों निकल करके शुक्रग्राहिकाओं में भरने लगते हैं। अब देखिए बहुत मजेदार किस्सा दिखता है यहाँ केंचुए में, आप समझिएगा इसको। अब क्या हुआ, ये जो नरजनन छिद्र ऊपर वाले केंचुए का, ये जो ऊपर वाले नरजनन छिद्र केंचुए का, इससे शुक्राणु निकलते हैं और छठे खंड की जो शुक्रग्राहिकाएं हैं दोनों, उनमें क्या भर देते हैं, शुक्राणु को भर देते हैं। और ठीक इसी समय जो नीचे वाला केंचुआ है, ये शुक्राणुओं को ऊपर वाले केंचुए के जो छठे खंड में जो शुक्रग्राहिकाएं हैं, उन छिद्रों से ऊपर वाले केंचुए की शुक्रग्राहिका में भर देता है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये केंचुए क्या होंगे, सरकेंगे। ये केंचुआ थोड़ा आगे बढ़ेगा, ऊपर वाला केंचुआ थोड़ा आगे बढ़ेगा और नीचे वाला केंचुआ भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा क्या होगा, अब ये जो नरजनन छिद्र है केंचुए का ऊपर वाले का, ये इस सातवें खंड की शुक्रग्राहिका के सामने आ जाएगा और सातवें खंड की शुक्रग्राहिका को भरेगा। और इसी प्रकार से ये जो नीचे वाले देख रहे हैं, ये नरजनन छिद्र ऊपर वाले केंचुए के सातवें खंड में मौजूद शुक्रग्राहिका छिद्रों में आ जाएगा और उसको भरेगा। और इस प्रकार से लगातार ये क्रिया चलती रहती है। ऊपर वाला केंचुआ इधर खिसकता रहेगा, नीचे वाला केंचुआ इधर खिसकता रहेगा। ऊपर वाले केंचुए के नरजनन छिद्र क्रम से 6, 7, 8, 9 में मौजूद नीचे वाले केंचुए की शुक्रग्राहिका को भरेंगे और नीचे वाले केंचुआ जो है ऊपर वाले केंचुए के 6, 7, 8, 9 में मौजूद शुक्रग्राहिका छिद्रों द्वारा शुक्रग्राहिका को भरेगा। और इस क्रिया में आप देख रहे हैं कि नीचे वाले केंचुए के शुक्राणु ऊपर वाले केंचुए की शुक्रग्राहिका में और ऊपर वाले केंचुए के शुक्राणु नीचे वाले केंचुए की शुक्रग्राहिका में भर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले केंचुए में कौन से शुक्राणु आ गए, नीचे वाले केंचुए के। भाई ऊपर वाले केंचुए की जो शुक्रग्राहिकाएं हैं, इनमें किसके केंचुए के शुक्राणु आए, नीचे वाले के। और जो नीचे वाला केंचुआ है, इसकी जो ये शुक्रग्राहिकाएं हैं, इसमें कौन से शुक्राणु आए, ऊपर वाले केंचुए के शुक्राणु आ गए। अर्थात प्रत्येक केंचुए में जो शुक्रग्राहिका है, उसमें किसी दूसरे केंचुए के शुक्राणु आके क्या होते हैं, भर जाते हैं। इस मैथुन क्रिया में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और उसके बाद दोनों केंचुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सहायक ग्रंथियां, आप जानते हैं कि केंचुए में लगभग जो नर केंचुआ होता है, नर भाग होते हैं केंचुए के, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 18वें खंड में तो नर जनन छिद्र है, 17वें और 19वें खंड में आपने सहायक ग्रंथि का जोड़ा पढ़ा होगा। 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं केंचुए में। तो ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा एक चिकना पदार्थ निकलता है जो मैथुन क्रिया में केंचुए की मदद करता है। तो ये मैथुन क्रिया है जहां पे शुक्राणु जो है ट्रांसफर हो गए एक केंचुए से दूसरे केंचुए में। अब देखिए, केंचुए मैथुन क्रिया के बाद एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब प्रत्येक केंचुए में आगे क्या होता है, इसको आपको समझना है। इसको हम अध्ययन करते हैं कोकून निर्माण के अंतर्गत। देखिए, मैथुन के पश्चात अंड निषेचन और निषेचन की क्रियाएं एक थैलेनुमा संरचना में होती हैं, जिसको हम कहते हैं कोकून। अब ये कोकून कैसे बनता है, इसको समझिएगा। देखिए, क्लाइटेलम खंड कहां पाया जाता है, 14, 15, 16। आपने देखा होगा केंचुए के मुख की ओर एक लाल रंग का पट्टा दिखाई देता है, उसको हम क्लाइटेलम खंड कहते हैं। तो केंचुए के 14, 15, 16 जो खंड है, वहां पे ये क्लाइटेलम क्षेत्र होता है। यहाँ की ग्रंथियां जो हैं, वो जब जनन काल होता है तब सक्रिय हो जाती हैं और आकार में क्या होती हैं, फूल जाती हैं। जनन काल में ये 14, 15, 16 खंडों की जो क्लाइटेलर ग्रंथियां हैं, ये सक्रिय होकर फूल जाती हैं और इन ग्रंथियों के द्वारा एक लसदार पदार्थ स्रावित होता है, जो क्लाइटेलम के चारों ओर, जो क्या करता है, क्लाइटेलम के चारों ओर एक पट्टा रूपी संरचना बना लेता है। जैसे मान लीजिए, ये जो संरचना मैंने आपको बताई, ये जो क्लाइटेलम क्षेत्र मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस प्रकार से बाहर की ओर जो है एक पट्टी रूपी संरचना बन गई। ठीक है, मतलब ये आप समझ लीजिए, ये बन गया। ऐसे जो है चारों ओर एक पट्टे रूपी संरचना बन गई। कहाँ, क्लाइटेलम क्षेत्र में 14, 15, 16 में ये जो आपकी क्लाइटेलर
ग्रंथियां हैं, इनके श्रावण से क्लाइटेलम क्षेत्र में जो है एक जो है पट्टी रूपी संरचना को या पर्स रूपी संरचना एक बन गई। और ये कैसे बनी, ये पट्टी रूपी संरचना कैसे बनी? क्योंकि 14, 15, 16 में जो ग्रंथियां हैं इन्होंने पदार्थ को स्रावित किया और ये पदार्थ स्रावित होकर इन खंडों के बाहर इकट्ठा हो गया और एक पेटी रूपी संरचना बन गई। ये जो पदार्थ स्रावित हुआ ये सूख जाता है, ये जो पदार्थ है ये जो स्रावित हुआ बाहर, अब ये क्या होता है, ये पदार्थ सूख जाता है और सूखने के बाद ये कैसा हो जाता है, सख्त हो जाता है। अब देखिए ये जो पदार्थ बाहर निकला ये क्या हो गया, सख्त हो गया। अब ये जो सख्त पदार्थ बना, इसी सख्त पदार्थ को, इस पट्टे रूपी पदार्थ को ही हम नाम देते हैं क्या, कोकून। इसी पदार्थ को हम कहते हैं कोकून, या इसी पट्टे रूपी संरचना को, ये जो बटुए जैसी संरचना बन गई केंचुए के 14, 15, 16 खंड में, इसी को हम कहते हैं क्या, कोकून। अब केंचुए के साथ एक परेशानी शुरू हुई। आप जानते हैं कि अगर गले में कोई पट्टा बन जाए तो हम उस पट्टे से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। वैसे ही केंचुआ भी क्या करता है, अब ये जो पट्टे रूपी संरचना है, क्योंकि ये जो तरल पदार्थ था पहले तो क्या था, नम था, तरल था, लेकिन जब ये सूखा तो यहां पे केंचुए ने क्या किया, केंचुआ का शरीर दबने लग गया। अब केंचुआ चाहेगा कि ये जो पट्टे रूपी संरचना बनी इसको अपने शरीर से बाहर निकाले, लेकिन बाहर निकालने से पहले एक घटना घटित होती है, और वो घटना क्या है इसको आप समझिए। देखिए केंचुए के 14वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। आप देख रहे हैं केंचुए का जो 14 खंड है, इसके अंदर खंड होंगे ना, ये 14वां खंड है, ये 15वां खंड है और ये 16वां खंड है। तो 14वें खंड में यहाँ पे क्या पाया जाता है, मादा जनन छिद्र पाया जाता है। और जब यहाँ पे ये कोकून सख्त होने लगा, दृढ़ होने लग गया, तो केंचुए ने क्या किया, इस कोकून को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया। और केंचुए ने क्या किया, अपने शरीर को पीछे की ओर खिसकाया। केंचुए ने क्या किया, अपने शरीर को पीछे की ओर खिसकाया। आप इस डायग्राम में अगर देखें तो आप देखेंगे कि केंचुए ने क्या किया, अपने शरीर को पीछे की ओर खिसकाया। आप देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये कोकून बना है, अब केंचुए अपने शरीर को क्या कर रहा है, पीछे की ओर घसीट रहा है और इस कोकून को आगे की ओर धकेल रहा है ताकि इसके शरीर से ये कोकून बाहर निकल जाए। जब ये केंचुआ ने अपने शरीर को पीछे की ओर खींचा और इस कोकून को आगे की ओर बढ़ाया, तो ये कोकून कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। और मैं आपको अलग से दिखाता हूं डायग्राम के माध्यम से। अब मान लीजिए ये कोकून यहां से हटकर आपका आ गया, यहां आगे खिसक गया, ये खिसक गया आपका आगे की ओर। तो जैसे ही आगे खिसकेगा, 14वें खंड में जो ये मादा जनन छिद्र है ये दबेगा, और जब ये भाग दबेगा तो इससे जो अंडे होंगे, जो मादा के अंदर अंडाशय से जो अंडे बने हैं, वो इस अंड जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएंगे। मादा जनन छिद्र के द्वारा ये अंडे क्या निकल गए, बाहर निकल गए। और अब ये बाहर निकल के कहाँ पे आ गए, अब ये कौन सा हिस्सा, ये आपका कोकून आगे बढ़ गया ना, अब ये कोकून आपका आगे बढ़ गया। तो ये जितने भी अंडे आए, 14वें खंड के दबने से जितने भी अंडे बाहर मुक्त हुए, ये अब किस में आ गए, इस पट्टे में आ गए, इस पेटी रूपी संरचना में आ गए, जिसको हमने कोकून कहा। अब केंचुआ अपने शरीर को और पीछे धकेलेगा। केंचुआ क्या करेगा, अपने शरीर को धकेलेगा और ये जो कोकून है ये क्या होगा, अब आगे की ओर बढ़ेगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ऐसा समय आ जाएगा जब ये कोकून जो है बिल्कुल आगे पहुंच जाएगा। कौन से खंड में, 8वें, 9वें, 7वें, 6ठे वाले खंड में पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए ये कोकून आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये कोकून आपका यहाँ पे आ गया और इस कोकून में क्या मौजूद है, अब अंडे मौजूद हैं जो कि 14वें खंड से इस कोकून के अंदर आए, ठीक है ना, इसी केंचुए के अंडे मौजूद है ना, वो आपके इस कोकून में आ गए। अब क्या हुआ, अब जब ये कोकून आगे की ओर बढ़ा, ये जो कोकून है अब ये जब आपके इस खंड की ओर आ गया, ये पट्टे रूपी संरचना जब आगे की ओर आ गई, तो क्या होगा, अब 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां ये खंड दबेंगे। और इन खंडों में क्या मौजूद है, शुक्रग्राहिकाएं, 2 छठे खंड में, 2 7वें खंड में, 2 8वें खंड में और 2 9वें खंड में शुक्रग्राहिकाएं मौजूद हैं। और उन शुक्रग्राहिकाओं में किसके शुक्राणु हैं, किसी दूसरे केंचुए के, मैथुन क्रिया में किसी दूसरे केंचुए ने इस केंचुए की शुक्रग्राहिका में शुक्राणु भर दिए। अब जब पट्टा यहां आया तो ये शुक्रग्राहिकाएं दबी, 8 जो 4 जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं ये दबी, और इन्होंने अपने शुक्राणुओं को जो दूसरे केंचुए के हैं वो अब इस पेटी में या इस बटुए रूपी संरचना जिसको हमने कोकून कहा, इसमें क्या करा, छोड़ दिया। अब आपकी बात समझ में आई। तो अब क्या होगा, अब भाई इन छिद्रों से क्या हुआ, शुक्राणु भी बाहर आ गए, और कहाँ आ गए, इस पट में आ गए, इस पेटी में आ गए जिसको हमने कोकून कहा। अब इन छिद्रों से शुक्राणु भी आपके क्या आ गए, बाहर आ गए। अब उसके बाद एक समय ऐसा आया जब केंचुए ने क्या किया, इस
कोकून को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब कोकून को क्या कर दिया उसने, अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। अब मान लीजिए ये आपका बटुए रूपी संरचना बाहर आ गई, ये, ठीक है ना। अब अगर इस बटुए रूपी संरचना जिसको हमने कोकून कहा, अगर आप इसको देखेंगे तो इस बटुए रूपी कोकून में क्या मौजूद है, इस वाले केंचुए के अंडे क्योंकि 14वें खंड से आए, और किसी और केंचुए के शुक्राणु जो 6ठे, 7वें, 8वें खंड में मौजूद थे, वो इस कोकून के अंदर आ गए। ठीक हो गया। अब इसके आगे क्या होता है अगले स्लाइड में हम देखते हैं। अब देखिए जो कोकून बना, जिसे केंचुए ने शरीर से बाहर निकाला, इस कोकून को अब केंचुआ क्या करता है, एक नम स्थान पे छोड़ देता है जहां नमी होती है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जो कोकून है, ये जो पेटी के समान संरचना है, बटुए के आकार की संरचना है, ये नम स्थान पे रहती है जिसके अंदर शुक्राणु और अंडे मौजूद हैं। केंचुआ अपने जीवन काल में इस प्रकार के कई कोकून बनाने में सक्षम है। एक केंचुआ बहुत सारे कोकून बना सकता है अपने जीवन काल में। अब हम बात करते हैं निषेचन और भ्रूण परिवर्धन की। देखिए एक कोकून में एक या एक से अधिक अंडे भी निषेचित हो सकते हैं। आप जानते हैं इस कोकून के अंदर बहुत सारे अंडे हैं और बहुत सारे शुक्राणु हैं, तो कोकून के अंदर एक या एक से अधिक अंडे निषेचित हो सकते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि निषेचन तो एक या एक से अधिक अंडों का हो सकता है, लेकिन भ्रूण का परिवर्धन केवल एक ही अंडे का होगा। इस कोकून के अंदर बहुत सारे अंडे और शुक्राणु हैं, तो एक अंडा भी फर्टिलाइज हो सकता है, एक से अधिक अंडे भी फर्टिलाइज हो सकते हैं। लेकिन निषेचित अंड से जब भ्रूण बनने की बात आएगी तो केवल एक ही निषेचित अंडे से भ्रूण बनेगा, और बाकी जितने निषेचित अंडे हैं वो या बचे हुए शुक्राणु अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये जो नष्ट हुए शुक्राणु अंडे हैं ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोकून के अंदर एक से अधिक अंडे भी फर्टिलाइज हो सकते हैं, लेकिन भ्रूण एम्ब्रायो जो है एक ही निषेचित अंडे से बनेगा, और बाकी जो है अंडे या शुक्राणु वो नष्ट हो जाएंगे और बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने का काम करेंगे। लगभग 8 से 10 सप्ताह में एक ही भ्रूण कोकून से बाहर निकलता है। 8 से 10 सप्ताह के बाद ये जो भ्रूण है इसकी झिल्ली जो है फट जाएगी, पानी के संपर्क में आते ही ये जो कोकून के बाहर की झिल्ली है ये गल जाएगी, और इसके अंदर जो है एक भ्रूण जो है वो बाहर निकलता है, शिशु के रूप में बाहर निकलता है और विकसित अर्थवर्म में परिवर्तित हो जाता है, एक विकसित केंचुए में परिवर्तित हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंचुए के मैथुन क्रिया, उसके निषेचन, कोकून के निर्माण और भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।